हेलो स्टूडेंट, आज आपके डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 1 का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे यहाँ तक क्वेश्चन होंगे वहाँ तक अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 10 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 11। आप जो है अगर चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी हो तो उसके आयतन को ज्ञात करना है आपको। तो यदि आपको इसका एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है तो आपको पूछा गया है घन का आयतन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक घन के 6 पृष्ठ होते हैं और इसका प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्ग के जैसा होता है। घन के 6 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से इसका प्रत्येक पृष्ठ यानी कोई भी एक पृष्ठ अगर आप लेते हैं तो एक पृष्ठ जो है वो वर्ग के बराबर होता है। यानी घन के एक पृष्ठ का परिमाप आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि एक पृष्ठ किसके जैसा होता है? वर्ग के जैसा होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा बराबर 28। अभी देखो, हमें भुजा चाहिए क्योंकि हमें ज्ञात करना है आयतन, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब। तो इसीलिए पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तो 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो भुजा बराबर 28/4 हो जाएगा। 28 को 4 से कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा? 7 सेमी। मतलब इसकी जो भुजा है वो 7 सेमी की है। तो हमें निकालना है घन का आयतन। तो यहां लिख देंगे घन का आयतन। घन का आयतन स्टूडेंट्स हो जाएगा भुजा की क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 सेमी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। आपको दिया है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो आपको पता है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम आपके पास आ जाते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालो 4, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, परिणाम हमेशा 4 ही रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? H, 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 T, T, H और T, T, ये 4 परिणाम रहते हैं। इसने पूछा है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रयत्न, कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो देखो, कम से कम, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक इसमें है, कम से कम एक इसमें है और कम से कम एक इसमें है। यानी कि कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम आपके पास आ जाएंगे 3। हम यहां लिख देंगे ये जो आपको दे रखे हैं परिणाम, कि कम से कम एक चित्त, तो इसी की प्रायिकता आपको चाहिए। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो 3, यानी कि आपके पास इसका फॉर्मूला होता है कि अनुकूल संभावित परिणाम बट्टा में कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 है, तो 3/4 वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 3/4 का ऑप्शन कौन सा है आपके पास? यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर स। जो स ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। आपको दे रखा है सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। देखो, आपको संख्या दे रखी है √27। इसको ऐसी किस संख्या से आप गुणा कर सकते हैं कि ये जो संख्या है
वो प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। कैसी संख्या प्राप्त हो जाए? वो प्राकृत संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो यहां से देखो, पहली बात तो यह है कि जब आपके पास कोई संख्या रूट में आती है तो आप इसको रूट की संख्या से ही गुणा करते हैं। तो इसका हल करने का तरीका क्या है कि इसको हम क्या बना सकते हैं, अगर आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना दें, इसके अंदर की जो संख्या है इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना दें, तो ये संख्या जो है रूट से बाहर आ जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। जैसे अब रूट 27 को गुणा करना है तो हम 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से जाएंगे ये 9 बार, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 3 से जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब रूट 27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए, तो ये वैसे तो 27 का कोई रूट होता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो एक 3 का गुणा और कर देंगे। लेकिन केवल 3 का गुणा करेंगे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि रूट 27 को रूट 3 से गुणा करते हैं। अब इसको गुणा करोगे तो ये रूट 81 हो जाएगा, जो कि किसका हल होता है? 9 का। तो यहां पर जो प्राकृत संख्या आएगी, मतलब गुणा किससे किया जाए, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो किससे गुणा करोगे? रूट 3 से गुणा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर रूट 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बे ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा रूट 3 से गुणा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसकी गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट, गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो इसकी आसान विधि है कि सबसे पहले हम पहले वाले को सेम लिख लेते हैं, फिर माइनस, फिर कोष्टक, फिर माइनस के 6 बराबर 0। मतलब क्या है कि बीच में अगर यहाँ पर जितना भी होता है, जैसे 1 है, s के 2 टुकड़े करने हैं कि दोनों का गुणा करें तो 6 मिल जाए और जोड़े या घटाएं तो 1 मिल जाए। ठीक है, तो यहां से 3 और 2 हो सकते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 2। अब देखो, दोनों को घटाने पर मिलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर से x है तो दोनों के साथ x आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे कोष्टक के अंदर। तो 3x माइनस के 2x। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। x², अब यहां ध्यान देना है कि जब इस कोष्टक को खोला जाता है तो बाहर चिन्ह देखना है किसका है। अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस के 3x और प्लस के 2x, माइनस के 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा। इधर इसमें x माइनस 3, यानी x का इसमें भी भाग करते हैं और x का इसमें भी भाग करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप x² में भी x का भाग करेंगे और 3x में भी x का भाग करेंगे। तो इधर कटेगा तो 1x बचेगा, इधर ये कटेगा तो 3 बचेगा, बीच में माइनस दे रखा है तो एक्चुअल में ये बचेगा x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा 2। अब 2 का इन दोनों से भाग करना है, यानी कि 2x में भी 2 का भाग देना है, माइनस 6 में भी 2 का भाग देना है। 2 से इसको करोगे तो x बचेगा, 2 से इसको करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि ओवरऑल बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। इसमें ये रूल होता है कि ये दोनों जो है वो सेम आने चाहिए। तो यहां से इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ इधर बचेगा x और इधर क्या बचेगा? प्लस के 2 बराबर 0। अब इसके बराबर देखो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 0 आ रहा है, इन दोनों का गुणा अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी तो दोनों का गुणा 0 आएगा। दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो स्टूडेंट्स 3 कोमा माइनस 2 या 2 कोमा 3 और माइनस 2 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको दे रखा है समीकरण 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0 है। यदि x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है तो आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है।
हम यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0। तो यहां से देखो आपके पास x की वैल्यू 2 है तो हम x की जगह 2 लिखेंगे, y की वैल्यू -2 है तो y की जगह -2 लिखेंगे। तो 3 इंटू 2 -5 इंटू -2 प्लस के बराबर 0। यहां से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, प्लस के बराबर 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 प्लस के बराबर 0। अब ये 16 इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू जो है वो माइनस के 16 आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ड जो है वो सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स आपके लिए। आपको दे रखा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप पीक्यूआर आपको दे रखा है। और यदि AB अनुपात PQ 3:5 है तो AD अनुपात PM आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी है, आपके बुक का क्वेश्चन दे रखा है, छठे चैप्टर का ये। इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसमें हमने प्रूव किया था कि ये जो है इसकी माध्यिकाएं भी समान अनुपात में होती हैं, यदि कि इसकी भुजाओं के अनुपात में ही होती हैं। तो इसको डायरेक्ट रूल है, लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ABD और PQM भी समरूप है, यदि ABC और PQR समरूप है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q आपको दिया गया है, और आपको ये भी दिया गया कि AB अनुपात PQ और BC अनुपात QR हो जाएगा। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, BC जो है, BC देखो AD इसकी माध्यिका है, AD जो है AD माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो इसको समद्विभाजित करेगा, ये मध्य बिंदु रहेगा D इसका। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, BC को 2BD या 2DC लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इधर PM इसकी माध्यिका है, अगर PM इसकी माध्यिका है तो इसको QR को 2QM या 2MR लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हैं। आधे अगर आधे आधे बराबर हैं तो ये दोनों के योग जो है इसके पूरे के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो QM प्लस MR बराबर QR होता है, और ये दोनों बराबर हैं तो मैं MR की जगह QM और QM की जगह MR लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये 2QM बराबर हो जाता है QR के। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं BC और BD को। अब यहां पर डायरेक्ट अगर मैं रखता हूं तो AB बटा PQ बराबर 2BD बटा में 2QM, 2 ऐसे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि AB बटा PQ और BD बटा PM है। इसको अगर मैं मान लूं कि यहां लिख देंगे त्रिभुज समीकरण 1 मान लो, और इसको क्या मान लेंगे 2, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABD वह त्रिभुज PQM में देखो क्या क्या दे रखा है आपको, समीकरण 1 से B बराबर Q है, और समीकरण 2 से AB बटा PQ है और BD बटा PM है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहां पर देखो एक कोण बराबर है और 2 भुजाएं समानुपाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि SAS समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं भाई, समानुपाती होती हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AB बटा में PQ, और यहां कर रहा हूं स्टूडेंट, उधर से यहां आ जाएगा AB बटा PQ और AD बटा में PM हो जाएगा। तो यहां से AB बटा PQ है, AB बटा PQ आपको क्या दे रखा है 3:5। AD बटा PM भी कितना आ जाएगा 3:5 वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये 3:5 सही हो जाएगा। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर का या 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। आपको दे रखा 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो 10 मीटर ऊंची
ये देखा आपको 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर आपको दे रखी है कि शिखर से पृथ्वी पर, शिखर से अगर आप देख रहे हो इस पृथ्वी पर ये कोई मान लीजिए बिंदु है, इस पर एक अवनमन कोण दे रखा है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये अवनमन कोण होता है 30 डिग्री। अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा 30, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं ये? एकांतर होते हैं, क्योंकि रूम की या किसी भी चीज की कहें छत और फर्श जो होती हैं वो समांतर होते हैं, इसलिए ये एकांतर कोण बनते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है बी से सी वाला, ये बिंदु जो है कितना दूर है इसको आपको बताना है। और ये आपको दे रखा है थीटा आपको 30 डिग्री। तो हम ये देखेंगे थीटा अगर यहाँ पर है तो ये भुजा लंब कहलाती है, ये भुजा आधार कहलाती है। तो हमें पता है, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। अगर कोण बी समकोण है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब आपको दिया गया है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से tan थीटा में कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है आपको? 10 दे रखा है, आधार को हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3, 10 बट्टा में x, इसका क्या कर देंगे? वज्र गुणा, तो x बराबर 10√3 मीटर। ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आप बिना सोचे समझे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर दिए गए हों तो उसको बल्कि बिना देखे ही 45 डिग्री पर टिक कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चन और बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि इसकी ऊंचाई जो है परछाई की 1/√3 गुना है या √3 गुना है, तो ऐसे क्वेश्चन में 30 या 60 में से आता है। और जब दोनों ही समान दे दी जाए तो उसमें सीधा आंसर 45 ही आता है। अब इसको करेंगे कैसे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। आपको दे रखा है कि एक खंबा है, खंबा हमेशा सीधा खड़ा रहता है, और ये कह रहा है कि खंबे की जो परछाई है वो इसके बराबर है, यानी ये अगर ये h मीटर है तो ये भी कितना आएगा? h मीटर ही आएगा। और ये उन्नयन कोण यानी कि उन्नतांश कोण आपको ज्ञात करना है थीटा। तो ये लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर h बटा h कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो tan थीटा में 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 45 = 1 होता है। इसीलिए हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan 45 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर जो है आपके पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाता है। इस तरह से आता है। बाकी अगर दोनों समान कहीं भी लिखी मिल जाए तो आप 45 को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहले मॉडल पेपर में अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली जगह भरनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा शुरू करूंगा, क्योंकि नीचे से जो है इसको मैं मिटाता जाऊंगा। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर, आपको दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये आपको बताने हैं। तो 10 और 250 में, तो देखो पहले तो हम शुरुआत में ये देखेंगे कि 10 और 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। गुणज क्या होते हैं? यानी कि वो सारी संख्या जो 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखो 10 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसकी एपी बनाते हैं। एपी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो 10 में जाता नहीं है, 4 का भाग जाता है 12 में, फिर 16 में, और ऐसे करते करते 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें से 2 माइनस कर दो, यानी कि 248। 248 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहां से आपके पास आप देखोगे समांतर श्रेणी के ए का मान है आपके पास डी का मान है, और आपके पास अंतिम पद है जो 4 से विभाजित है 250 तक। अब यहां पर जो है आपके पास अंतिम संख्या का एक सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 248, a का मान है आपके पास 12 और n आपको ज्ञात करना है और d आपको दे रखा है 4। तो हम सिंपली 12 को इधर लाएंगे, माइनस में चला जाएगा, तो 248 माइनस 12
n-1। अब देखो ये 4 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब यहां से इसको माइनस कर दो, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 24 में से 1 जाएगा 23 भाग 4। तो आपके पास n-1 की वैल्यू जो आ जाएगी, इसको 4 से काटो, 4 5 20 और 4 9 36 यानी कि 59। तो 59 और n-1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा आपके पास 60। तो ऑप्शन जो 60 वाला जो है, ऑप्शन इसमें नहीं है तो खाली जगह में क्या आ जाएगा भाई, 60 संख्याएं आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास। आपको दे रखा है इस बंटन में बहुलक ज्ञात करना। आपको मैंने बता रखा है कि बहुलक जो होता है कि इसमें जिसकी बारंबारता यानी कि इसकी जो फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी बोल दो, एफ से डिनोट किया जाता है इसको, बारंबारता को। तो बारंबारता जिसमें जिसकी सबसे ज्यादा यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो यहां से देखो क्या संख्या जो है वो सबसे ज्यादा बार आई हुई है, तो देखो 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 5 जो है वो 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 4 जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। तो इसका बहुलक जो है वो 4 हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। आपको दे रखा है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो एक बेलन जो होता है वो इस तरह का होता है, और इसका बेलन का जो सिरा होता है आप देखोगे तो वो इसके जैसा दिखता है, वर्त के जैसा दिखता है। और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है इस बेलन के सिरे का। तो बेलन का सिरा होता है वर्ताकार, मतलब आपको वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है वो आपके पास 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि आपके पास एच है, आपको क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या आपको यहां से मिल जाएगी। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, किसी भी ठोस का जो आयतन होता है, वो आयतन जो होता है, आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यानी किसी भी ठोस की आधार के क्षेत्रफल को अगर आप ऊंचाई से गुणा करते हो तो उसका आयतन आ जाता है। यानी 154 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 21। 21 को 4 से करो 84, और 21 5 105, 105 और 8 113, तो बच जाएंगे 11। 21 एक 21, 21 और 11 आपके पास आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 3234, यानी 3234 वर्ग सेमी, सॉरी सेमी नहीं, क्यूब हो जाएगा भाई। इसकी इकाई जो है वो, इसकी यूनिट जो है वो क्यूब में आएगी, ध्यान रख लेना, सेमी क्यूब हो जाएगा अगर अनुपात होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और अगर इसकी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर डॉट। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर इसका जो आ जाएगा आपके पास 3/4 आ जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो 3/4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे एक बिंदु है, मान लीजिए a, और यहाँ पर एक बिंदु है b। इसके बीच की दूरी दे रखी है 3a, और ये दे रखा है 4, 1, और इसके बीच की दूरी जो है वो 10 इकाई मात्रक है। ये आपको इसकी बीच की दूरी दे रखी है, तो हम लिख देंगे ab के बीच की दूरी, ab के बीच की
दूरी। तो बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, √10 इकाई मात्रक दे रखी है। कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो हम इकाई मात्रक लिख सकते हैं। अब यहां से बीच की दूरी का सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए, दूरी सूत्र बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये x1, ये y1, x2 और ये y2 हो जाएगा। यहां से हम मान ले लेंगे, यहां पर रख देंगे इसमें। तो x2 है 4 माइनस 3 x1 का मान और होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 है माइनस a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में √10 है। तो सबसे पहले तो हम रूट को कैंसिल करते हैं। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करते ही रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। √10 का स्क्वायर 10 होता है यहाँ पे। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस a और इसका बराबर 10। अब ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस a का होल स्क्वायर और 10 माइनस 1, आपके पास बचेगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में 9। यहां से होल स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस √9 आ जाएंगे। अब √9 को सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा प्लस माइनस 3। अब एक बार 3 को प्लस का रखेंगे, यहां लिख दो कि 3 प्लस रखने पर, 3 को प्लस रखोगे तो 1 माइनस 3, ये 1 उधर जाएगा तो किसका, यहां पर 1 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 3 और बराबर में ये 3 में से ये जाएगा तो a बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे आपके पास। इसी प्रकार जब आप इसको माइनस का रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस a और माइनस के 3। अब 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 3 तो माइनस के आ जाएंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की 2 वैल्यू आपको प्राप्त होंगी। a जो है या तो 4 हो सकता है और या फिर माइनस के कितने आए थे भाई, माइनस के 2 हो सकते हैं। ये दोनों ही उत्तर इसके जो है वो पॉसिबल है, 4 और माइनस 2। ऐसी कंडीशन में हमेशा 2 उत्तर आते हैं। रेगिस्तान का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, हालांकि हमने उल्टा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि 3, 7, 9 x और 5 का समांतर माध्य 6 है तो हमें x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का जो है आपके पास उत्तर है, जब आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हो तो इसका समांतर माध्य होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी हम n लिख देते हैं। तो समांतर माध्य दे रखा आपको 6 बटा में 1, प्रेक्षणों का योग करेंगे 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 बटा में n, 1 2 3 4 और 5, प्रेक्षणों की संख्या जो है आपके पास 5 है। अब यहां से इसको प्लस कर लेंगे तो 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 5 24, तो 24 प्लस x बटा में, अब हम इसका कर देंगे वज्र गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 24 बराबर 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। तो 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x बराबर 30 माइनस 24 और x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो खाली जगह में x बराबर 6 आ जाएगा।